हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आज फिर से पढ़ेंगे हम रेप ऑफ द लॉक का कॉन्टो 5 अलेक्जेंडर पोप का लिखा गया ये मॉक एपिक पोएम। और इसके पहले हम 4 कॉन्टोस को कवर कर चुके हैं और उसका लिंक और आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आगे कंटिन्यू करती हूँ, इसका टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, ट्रांसलेशन आपको दूंगी। तो इसके कॉन्टो 4 का जब एंड हुआ था वहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि बेलिंडा बहुत ज़्यादा दुखी है, उसके बालों का जो कट गए हैं। और वो कहती है कि बैरन को, अरे क्रूर बैरन, तुम मेरे किसी अन्य बाल को काट देते, इस लट को छोड़कर के कोई और बाल काट सकते थे। और जो तुमने मेरे बाल काट दिए हैं, मतलब तुमने मेरे सौंदर्य को ही छीन लिया है। और अब मेरे ये बचे हुए बाल किस काम के हैं। मतलब अपने आप को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण महसूस करती है, बहुत ज़्यादा विलाप कर रही है। तो अब आगे ये लाइन है, सी सेट द पिटिंग ऑडियंस मेल्ट इन टीयर्स बट फेट एंड जॉय हैड स्टॉप द बैरन्स ईयर्स। जो भी कुछ वो कह रही है, जो मतलब ये सब शांत शब्द कहते हुए बेलिंडा एकदम शांत हो गई। और उसके शब्दों को सुनकर जो ऑडियंस हैं, उनको भी, श्रोता हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा दया आ गई है और उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। परंतु जैसा भाग्य और परमात्मा चाहेंगे वैसा ही होता है। बैरन के कानों में बेलिंडा के कथन का एक शब्द भी नहीं सुना, मतलब बैरन ने कुछ भी नहीं सुना जो भी बेलिंडा कह रही है, पोएट ऐसा बताते हैं। इन वेन थेलिस्ट्रिस विथ रिप्रोच असेल्स। और थेलिस्ट्रीज ने भी बेलिंडा का अनुसरण करते हुए बैरन को के लिए गलत शब्दों यूज़ किए, गाली दी और उस पर कठोर शब्दों से हमला किया। नॉट हाफ सो फिक्स द ट्रोजन कुड रिमेन while Anna begged and Dido raised in vain, then grief Clarissa graceful waved her fan। लेकिन सब कुछ व्यर्थ था। जब बेलिंडा ही विफल हो रही थी तो कौन बैरन के हृदय में दया भर सकता था। वह ट्रॉय के राजकुमार एनीस से भी अधिक दृढ़ था। जब एनीस की प्रेमिका उसके द्वारा छोड़े जाने पर क्रुद्ध थी और जब डीडो की बहन एना भी उसे कार्थेज में रहने के लिए प्रेरित न कर पाई, बैरन भी इसी प्रकार कठोर हृदय बन गया था। Silence ensued, and thus the nymph began, say why are beauties perished and honored most, the wise man's passion and the vain most toast, why decked with all that land and sea afford, why angels called and angel like adored। तब गंभीर विचार मग्न क्लैरिसा, जिसने बैरन को वह कैंची दी थी जिससे उसने बेलिंडा के बालों की लट काटी, ने बड़ी नजाकत से अपने पंखे को हिलाया ताकि वह अपने चारों ओर के लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके। चारों ओर के लोग शांत हो गए और सुंदर क्लैरिसा ने इस प्रकार बोलना शुरू किया, मुझे बताओ कि सुंदर औरतों को इतनी ज़्यादा प्रशंसा क्यों प्राप्त होती है और प्रत्येक स्थान पर उन्हें इतनी इज्जत क्यों दी जाती है। द वाइज मैंस पैशन एंड द वैन मैंस टोस्ट। जहाँ तक कि बुद्धिमान और नैतिक लोग भी उनके प्रेम में क्यों फंस जाते हैं। उन्हें टोस्ट देने के लिए फैशन परस्त रईस लोग क्यों होड़ करते हैं। वे स्वयं को सभी गहनों और जवाहरातों से क्यों सजाते हैं। उन्हें देवी क्यों कहा जाता है और संसार देवियों की तरह उनकी पूजा अर्चना क्यों की जाती है। वाई राउंड अवर कोच क्राउड द वाइट ग्लव ब्यूक्स, वाई बोज द साइड बॉक्स फॉर्म इन इट्स इनमोस्ट रोज, हाउ वेन आर ऑल दीज ग्लोरीज ऑल अवर पेन्स। फैशन परस्त जवान सफ़ेद दस्ताने पहनकर हमारी गाड़ियों के चारों ओर क्यों भीड़ जमा करते हैं। नाटक घरों में पीछे वाली पंक्तियों में बैठे हुए पुरुषों की भीड़ हमारे समक्ष आदर से अपने सिर क्यों झुकाती है। ये सभी वैभव जिन्हें हम समाज में प्राप्त करते हैं और जो इज्जत हमें दी जाती है, जिनके लिए हम इतना प्रयत्न करते हैं, वास्तव में व्यर्थ है जब तक कि हम अपने अच्छे गुण से उसे अपने पास न रखें जिसे हमने अपने सौंदर्य से जीता है। जब हम ऐसा कर लेंगे तो सामने बैठे लोग पुरुष नाटक घरों में ये कहने के लिए प्रेरित होंगे कि इन औरतों की तरफ देखो, वे चारित्रिक और शारीरिक सौंदर्य से में सर्वोपरि हैं। नेक्स्ट लाइन्स, unless good sense preserve what beauty gains, that man may say, when we the front box brace behold the first in virtue as in face। क्लैरिसा कहती है कि ये सब व्यर्थ है जब तक कि अपने अंदर सभी महिलाएं अपने अंदर चारित्रिक और शारीरिक सौंदर्य जो को रखेंगी वही सर्वोपरि है, और अच्छे गुण अपने पास रखेंगी, वही जो उनके गुण होते हैं, वर्च्यू हैं, वही उनका सबसे बड़ा सौंदर्य है। Oh, if to dance all night and dress all day, charmed the smallpox are chased old age away, who would not scorn what housewife's cares produce?
अरे इसके बारे में सोचो कि अगर सारी रात नाच कर दिन में सारे दिन श्रृंगार के चेहरे के चेच के दागों को श्रृंगार से छुपाना संभव होता अथवा बुढ़ापे के कारण उत्पन्न झुर्रियां मिट सकती, तो कौन औरत घर का काम करती और कौन दैनिक उत्तरदायित्व पूर्ण करती? Or who would learn one earthly thing of use to patch ogle might become a saint, nor could it sure be such a sin to paint. और कौन कौन अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करती? यदि आँख मटकाने से और प्यार प्रेम की डोरे डालने से कोई औरत संत बन गई होती, तो शारीरिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए चेहरे को रंगना पाप नहीं होता, परंतु so when bold Homer makes the gods engage and heavenly breasts with human passion raise, giants Pallas, Mars, Latuna, Ham's arms, and all Olympus rings with loud alarms. परंतु दुख है कि जीवन जो है वो यार सब But since, alas, frailty beauty must decay, curled or uncurled, since locks will turn to grey, since painted or not painted, all shall fade, and she who scorns a man must die a maid. परंतु दुख है कि जीवन का कटु सत्य यह है कि सौंदर्य क्षणिक है और अस्थायी है और इसे एक दिन समाप्त हो जाना है। बालों की लट कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, चाहे घुंघराली हो या ना हो, बालों को तो सफ़ेद होना ही पड़ेगा। उसी तरह से औरत के चेहरे का सौंदर्य, चाहे उस पर सौंदर्य प्रसाधन लगाए गए हों अथवा ना लगाए गए हों, एक दिन मुरझाएगा ही। और चूंकि एक औरत जो अपने घमंड के कारण एक पुरुष को घृणा करती है, अविवाहित ही मरेगी। हमारे पास एक ही समझदारी का रास्ता है, when that remains but well our power to use and keep good humor still whatever we lose. And trust me dear, good humor can prevail when airs and flights and screams and scolding fail. हमारे पास एक ही समझदारी का रास्ता है और वह है अपने सौंदर्य का पूरा उपयोग करना, चाहे हमें कुछ भी क्यों ना खोना पड़े, परंतु हमें अपना अच्छा स्वभाव और अच्छा उद्देश्य कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरा विश्वास करो प्रिय, जहाँ घमंड, बनावट और क्रोध भरे ऊंचे स्वर, कठोर घायल करने वाले अपशब्द विफल हो जाते हैं, वहाँ मधुर स्वभाव ही काम आता है। मनुष्यों के दिलों को जीतने के लिए सुंदर औरतें अपनी आकर्षक आंखें इधर उधर घुमा सकती हैं, परंतु यह सब करना व्यर्थ है। Charms strike the sight, but merit wins the show. So spoke the dame, but no applause ensued. Belinda frowned. Thalestris called her prude. To arms, the fair Spirago cries, and swift as lightning to the combat flies. शारीरिक सौंदर्य पुरुष की आंखों को ही आकर्षित कर सकते हैं, जबकि अच्छा स्वभाव मनुष्य की आत्मा पर स्थायी प्रभाव डालता है। क्लैरिसा ने अपना भाषण समाप्त किया, परंतु उसके भाषण का श्रोताओं पर कोई उत्साहवर्धक प्रभाव नहीं पड़ा। बेलिंडा नाराज सी प्रतीत हुई, क्योंकि उसने भी अस्वीकृति के रूप में अपनी भौहें ऊपर उठाईं। थेलेस्टीज ने कहा कि क्लैरिसा घमंडी थी और भयानक रूप से झगड़ालू औरत, हमें हथियार उठाने चाहिए। यह कहकर बिजली की चमक से उसने स्वयं आक्रमण का सूत्रपात किया। अब बेलिंडा की पार्टी की सभी औरतों ने तथा बैरन की तरफ से के सभी पुरुषों ने एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया। And swift as lightning to the combat flees, all sides in parties and begin the attract cans, fans clap, silks rustle, and tough whalebones crack. Heroes and heroines shouts confusedly rise, and bass and treble voice strikes the skies. And no common weapons in their hands are found, like gods they fight, nor dread a mortal wound. औरतों ने अपने पंखे खोल लिए और उनसे बिजली की कड़कड़ाहट जैसी आवाज़ें निकाली। उनके रेशमी कपड़े क्रोध में आवाज़ पैदा कर रहे थे और जैसे ही वे आगे बढ़ने लगीं, उनके पेटीकोट के मजबूत वेल मछली की हड्डियों के बने बॉर्डर कड़क कड़क कर आवाज़ करने लगे। जोर जोर के युद्धनाद, बहादुर पुरुषों और औरतों की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगीं और यह शोर आसमान तक पहुँच गया। दोनों सेनाओं के सैनिक अपने हाथों में साधारण हथियार नहीं ले जाते, वे देवताओं की तरह लड़ते हैं और उन्हें शारीरिक चोट का भय नहीं रहता है। तो इस तरीके से एक युद्ध सा छिड़ गया था।
So when bold Homer makes the gods engage, and heavenly breasts with human passion raise, giants palace Mars, Latna harms arm, and all Olympus rings with loud alarm। इस तरह युद्ध की तुलना होमर के महाकाव्य इलियाद से वर्णित उस युद्ध से की जा सकती है जिसमें देवी देवताओं ने अपने अमर हृदय में मानवीय भावनाओं को संजोकर साधारण व्यक्तियों की तरह युद्ध किया था। होमर ने अपने वर्णन में युद्ध के देवता मार्स को बुद्धि की देवी पैलस के विरुद्ध लड़ते दिखाया है, और देवताओं के संदेशवाहक हर्मीश को जुपिटर की पत्नी लैटोना के विरुद्ध हथियार उठाते दिखाया गया है, और देवी देवताओं की निवास स्थली ओलंपस को शुद्ध नादों से गूंजता हुआ एक युद्ध क्षेत्र दिखाया है। जब देवताओं में सबसे अधिक शक्तिशाली देव जब आवाज करती हुई बिजली कड़कड़ाता है तो समस्त स्वर्ग डर से कांपने लगता है, और जब समुद्र का देवता नेपच्यून नाराज हो जाता है तो सभी समुद्र भय के कारण भयानक लहरों में टूट पड़ते हैं। अर्थ shakes her nodding towards the ground gives way, and the pale ghosts start at the flash of day, triumphant umbriel as a scone's height। स्वर्ग में इस हलचल के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर भूचाल आ जाता है और लंबी लंबी बड़ी इमारतें हिलने लगती हैं, और कई कई जगह पर पृथ्वी की इस हलचल की वजह से दरारें पड़ जाती हैं, और सूर्य की किरणें इन दरारों में से होकर नीचे के संसार में पहुंच जाती है, जहां भूत प्रेतों को परेशान करती है। शरारती आत्मा एम्ब्रियल ऊंची मोमबत्ती की चोटी पर बैठ गया और स्वयं को विजयी अनुभव करने लगा। Clapped his glad wings and sat to view the fight, propped on their bodkin up spears the sprites survey the growing combat or assist the fray, while through the press in anger Thalestris flees। और ये देख कर कि युद्ध प्रारंभ हो गया उसने अपने पंख फड़फड़ाए। एम्ब्रियल ने अपने पंख फड़फड़ाए। अन्य आत्माओं ने भाले जैसी नुकीली बालों की पिनों के ऊपर स्थान ग्रहण किया और अनुपात में बढ़ते हुए युद्ध को देखा, अथवा दोनों पक्षों की ओर से अधिक क्रुद्ध होने में सहायता प्रदान की। क्रुद्ध थेलेस्ट्रीज शत्रु की भीड़ के बीच से निकलती है और अनेक लोगों को अपनी नज़रों से मार देती है। And scattered death around from both her eyes. Abuse and whittling perished in the throng. One died in metaphor and one in song. O cruel name for living death I bear, cried Dapperwit and sunk beside his chair. A mournful glance Sir Fopling upward cast. Those eyes are made so killing was his last. Thus on meanders fury margin lies the expiring swan as he sinks he dies। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है उनका मीनिंग जो नीचे दे रखा है तो उस पर मैं वीडियो को आप अप डाउन करके देख सकते हैं जो उसका एक्सप्लेनेशन है, और वीडियो को पॉज करके मरने वालों में एक फैशन परस्त कृत्रिम रूप से वाक्पटु युवक भी था। उनमें से एक तो एक रूपक का प्रयोग करते हुए मारा गया और दूसरे अपने होठों पर एक गीत गाते हुए। डैपरविट के अंतिम शब्द थे, हे दयाहीन हृदयहीन सुंदर महिला, मैं तो जिंदा ही मर रहा हूँ। और इन शब्दों के कहने के पश्चात वह अपनी कुर्सी के पास ही गिरकर मर गया। श्रीमान फोपलिंग ने बड़े दुख के साथ अपनी नज़र स्वर्ग की ओर डाली और कहा, तुम्हारी आंखें ईश्वर ने मारने के लिए ही बनाई हैं। इसी तरह निएंडर नदी के पुष्प भरे किनारों पर मरता हुआ हंस अपना अंतिम गान गाता है। नेक्स्ट लाइन्स। When bold Sir Plume had drawn Clarissa down, close steeped in and killed him with a frown, she smiled to see the doughty hero slain, but at her smile the bereaved again। उसी बीच बहादुर श्रीमान प्ल्यूम क्लैरिसा से युद्ध में विजयी हुए, जबकि क्लो नाम की महिला युद्ध क्षेत्र में उतरी और उसने अपनी क्रुद्ध आंखों से सर प्लूम को मार दिया। उस बहादुर नायक को मरते देख कर वह मुस्कुराई, परंतु उसकी मुस्कुराहट को देखकर श्रीमान प्ल्यूम पुनः जिंदा हुए और एक बार फिर लड़ने के लिए तैयार थे। नाउ जो सस्पेंड्स हिज गोल्डन स्केल्स इन एयर, weighs the man's wits against the lady's hair, the doubtful beam long notes from side to side, at length the wits mount up, the hair subside। युद्ध के इसी क्षण प्रेम के मुख्य देवता ने अपने सोने का तराजू लेकर उसे हवा में पकड़े रखा ताकि इसका निर्णय हो जाए कि कौन सा पक्ष विजयी होता है। तराजू के एक साइड में पुरुषों की बुद्धि रखी और दूसरे में औरत के बाल। उसने ये देखना चाहा कि कौन अधिक भारी था। बहुत देर तक तराजू की सुई अनिश्चित रही और ऊपर नीचे होती रही। अंत में मनुष्य की बुद्धि से औरतों के बालों वाला पलड़ा ज़्यादा भारी सिद्ध हुआ और पुरुषों की बुद्धि हल्की सिद्ध हुई।
She first Belinda on the barren place with more than usual lightning in her eyes. Not fear the not fear the chief, unequal fight to try, who shout no more than on his foe to die. But this bold lord with mainly strength endued, she with one finger and a thumb subdued. अब देखिए किस तरह से भयानक दिख रही नाराज बेलिंडा बैरन की तरफ आक्रमण करती है। उसकी आंखों में बिजली से भी ज़्यादा कड़क और चमक थी। बैरन इस हमले से भयभीत न था। वह अच्छी तरह जानता था कि वह कमज़ोर स्थान पर था, इसलिए विरोध करने की कोशिश व्यर्थ थी। वास्तव में बेलिंडा के हाथों से मरने के अलावा वह और किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखता था। इसलिए इस युवक ने, जिसके पास शक्ति और बहादुरी थी, युद्ध नहीं किया। फलस्वरूप वह बेलिंडा की चुटकी से ही हार गया। चालाक बेलिंडा ने अपने अंगूठे और उंगली के बीच थोड़ा तंबाकू पकड़ा और उस युवक के नथनों में पूरी शक्ति से झोंक दिया। जस्ट वेयर द ब्रीथ ऑफ लाइफ इज nostrils drew a charge of snuff, she with one finger and a thumb subdued. Just where the breath of life is nostril drew a charge of snuff, the wily virgin threw the gnomes direct to every atom just, the pungent grains of titillating dust, sudden with starting tears, each eyes overflows. चालाक बेलिंडा ने अपने अंगूठे और उंगली के बीच थोड़ा तम्बाकू पकड़ा और उस युवक के नोस्ट्रिल्स नथनों में पूरी शक्ति से झोंक दिया। उन नथनों की गुफाओं में जहाँ से वह सांस लेता था, इस कड़वे और छींक लाने वाले तंबाकू के प्रत्येक कण को अंदर ले जाने का पथ प्रदर्शन नोम्स आत्माओं ने किया। शीघ्र ही बैरन के नेत्र आंसुओं से भर गए और उसकी आंखों से पानी की धारा बहने लगी। उसे छींकों का दौरा पड़ने लगा और हैम्पटन कोर्ट की छतें उसकी बार बार आने वाली छींकों की आवाज से गूंज उठी। Sudden the starting tears, each eyes overflows, and the high dome re-echoes to his nose. Now meet thy fate, incensed Belinda cried, and drew a deadly bodkin from her side. The same his ancient personage to deck, her great grandsire wore about his neck, in three seal rings, which after melted down formed a vast buckle of his widow's gown. अत्यंत क्रुद्ध बेलिंडा ने अपनी तीखी आवाज में विजयनाद किया, अब तुम अपना दुखद अंत देखो। और जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसने मौत लाने वाली एक हेयर पिन अपने सिर के एक तरफ से खींची। ये हेयर पिन वही थी जो उसके परदादा ने प्राचीन समय में स्वयं को सजाने के लिए पहनी थी। उसने इसे मोहर लगाने वाली अंगूठी के रूप में पहना था। बाद में इन अंगूठियों को पिघलाकर एक बड़ा बक्सुआ बना लिया गया, जिसे उनकी विधवा ने अपने गाउन को बांधने के लिए प्रयुक्त किया। हर इन्फेंट ग्रैंड माज whistle next it grew, the bells she jingled and the whistle blew. Then in a bodkin grazed her mother's hair, which long she wore and now Belinda wears. उसके बाद बेलिंडा ने की दादी जो थी, उन्होंने बक्सुए से सीटी बनाकर खेली। इसके पश्चात सीटी को हेयर पिन के रूप में बदल दिया गया और बहुत लंबे समय तक बेलिंडा की माँ ने इसका प्रयोग अपने बालों को के फैशन को संभालने के लिए किया, और जो अब बेलिंडा के द्वारा प्रयुक्त की जा रही थी। Boast not my fall, he cried, insulting foe, thou by some other shalt be laid as low, nor think to die dejects my lofty mind. बैरन बेलिंडा पर चीखा, अरे अपमान करने वाले शत्रु, मेरे ऊपर अपनी विजय की खुशी मत मनाओ और इस पर गर्व ना करो। किसी अन्य पुरुष के द्वारा तुम हरा दी जाओगी। ना तुम्हें यह सोचना चाहिए कि मेरा अच्छा और आदर्श मन मृत्यु से डरता है। All that I dread is leaving you behind. Rather than so, let me still survive and burn in Cupid's flame, but burn alive. मतलब बैरन ये कहता है कि बेलिंडा, तुम ये मत सोचो कि मैं मृत्यु से निराश हूँ या मेरा मन मृत्यु से डरता है। मुझे तो सिर्फ इस बात का डर है कि मैं तुम्हें अपनी मृत्यु के बाद अन्य लोगों के द्वारा प्यार करने के लिए तुम्हें छोड़ जाऊंगा। ऐसा होने से तो अच्छा यह होगा कि तुमसे मैं प्रार्थना करूं कि तुम मुझे जीवित ही रहने दो और समस्त जीवन काम की अग्नि में इसी तरह जिंदा जलने दो। Restore the lock, she cries, and all around, restore the lock, see the vaulted roofs rebound.
बेलिंडा जोर जोर से चिल्लाती है और उत्तर देती, मेरी लट वापस कर दो। उसके ये शब्द हैम्पटन कोर्ट की सुंदर बिल्डिंगों में गूंज गए। मेरी लट वापस कर दो। नॉट फेयर्स ओथेलो इन सो लाउड a strain roared for the handkerchief that caused his pain, but see how oft ambitious aims are crossed and chief content till all the prize is lost। इतना ज़्यादा ज़ोर से तो ओथेलो भी उस समय नहीं चीखा था जब उसने दुखी होकर डेस्डिमोना से रुमाल मांगा था। बेलिंडा की आवाज़ ओथेलो के आवाज़ से भी तेज़ थी। ये जो हैंडकरचीफ का इंसिडेंट है, ये ओथेलो विलियम शेक्सपियर के प्ले ओथेलो में हमको मिलता है, जो ओथेलो ने डेस्डिमोना को दिया था। और जब वो उसको उसके शत्रु के पास उसका वो रुमाल दिखता है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो ये इंसिडेंट आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो वो इतनी तेज़ तो ओथेलो भी अपने साथ छल किए जाने से कि डेस्डिमोना ने मेरे साथ छल किया है, धोखा किया है, वो भी इतनी तेज़ नहीं चिल्लाया था, इतनी तेज़ नहीं रोया जितना कि बेलिंडा रोई। देखो भाग्य बहुधा हमारी योजनाएं, अभिलाषाओं और महत्वाकांक्षाओं को विफल कर देता है। In every place he sought, but sought in vain. With such a prize, no mortal must be blessed. So heaven decrees, with heaven who can contest। देखो भाग्य बहुधा हमारी योजनाएं, अभिलाषाओं तथा महत्वाकांक्षाओं को विफल कर देता है। जिस प्रकार सेनापति खोए हुए इनाम को पाने के लिए युद्ध क्षेत्र में युद्ध जारी रखते हैं, बेलिंडा की उस लट की खोज भी जारी रहती है। Some thought it mounted to the lunar sphere, since all things lost on earth are treasured there. Their heroes' wits are kept in ponderous vases, and bukes in snuff boxes and ट्वीज़र केसेस। कुछ लोगों ने सोचा कि बालों की लट ऊपर चंद्रमा पर चली गई, क्योंकि साधारण विश्वास के अनुसार पृथ्वी पर खोई हुई सभी वस्तुएं चंद्रमा पर चली जाती हैं तथा वहीं सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखी जाती हैं। वहां पर ही योद्धाओं और वीरों की बुद्धियां बड़े बड़े बर्तनों में रखी जाती हैं और फैशन परस्त युवकों की व्यर्थ बुद्धियां छोटे छोटे तंबाकू के डिब्बों में इकट्ठी की जाती हैं। And lovers' hearts with ends of reband bound, and courtiers promised and sick man's prayers. The smiles of harlots and the tears of heirs, cages for gnat and chains to yak a flea, dried bitter fleas and tombs of casuistry. But trust the muse, she saw it upward rise, though marked by none but quick poetic eyes। यहाँ प्रेमियों के टूटे वायदे तथा लोगों के द्वारा मृत्यु के समय दिए गए दान इकट्ठे रहते हैं। दरबारियों के द्वारा किए गए झूठे वादे और रोगियों के द्वारा की गई प्रार्थनाएं भी चंद्रमा पर प्राप्त होती हैं। वहीं पर वैश्याओं की जाल भरी मुस्कुराहटें और मरने वालों की संपत्ति को प्राप्त करने वाले उत्तराधिकारियों के झूठे आंसू भी वहाँ सुरक्षित रहते हैं। इसके अतिरिक्त जानवरों को बंद करने वाले पिंजड़े, मक्खियों और कीड़ों को बांधने वाली जंजीरें, सुखाई हुई तितलियां तथा व्यर्थ विचारों से भरी पुस्तकें भी वहाँ प्राप्त होती हैं। लेकिन कविता की देवी में विश्वास रखो, उसने बालों की लट को ऊपर जाते हुए देखा है। उसके अतिरिक्त अन्य कोई उसको ऊपर उठते हुए नहीं देख सका, क्योंकि उसकी आंखें तेज और कल्पना भरी थी। ये जो लाइंस हैं फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर गलत प्रिंट है और ये 113 से लेकर के हमने 132 तक लाइंस पढ़ लिया है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट लाइंस। So Rome's great founder to the heavens withdrew, to Proclus alone confessed in view. A sudden star it shot through liquid air, and drew behind a radiant trail of hair. Not Braine's locks first rose to right, the heavens be gasping and dishevelled light, the sylph behold it kindling as it flees। इस प्रकार पेट्रोक्लूस कि रोम नगर के संस्थापक रोमुलुस को स्वर्ग की ओर जाते हुए देख पाया था। बाल की लट हवा के क्षेत्र में स्पष्ट रूप से एक नए तारे की तरह आसमान में यकायक उठती हुई दिखाई दी। इस तारे के पीछे बाल की एक चमकीली तथा लंबी पंक्ति भी दिखाई दी। बर्निस के बाल भी जब वह पहली बार आसमान की तरफ उठे तो इतने चमकीले नहीं थे जो कि स्वर्ग को अपनी चमक से भर दें। सिल्फों ने बालों की चमकती हुई पंक्ति को ऊपर जाते हुए देखा और हवा में खुशी से उसका पीछा किया। And pleased pursue it progress through the skies. This the bewment shall from the mall survey, and hail with music its
Propitious ray, this the blessed lover shall for Venus take, and spent up woes from Rosamunda's lake. फैशन परस्त लोग पृथ्वी से आसमान में चमकते हुए इस नए नक्षत्र को देख सकेंगे जब वे माल नामक स्थान से उसे देखेंगे और संगीत के साथ इसकी शुभ ज्योति का हार्दिक स्वागत करेंगे। प्रसन्नचित्त प्रेमी इसे वीनस मानेंगे जो कि सौंदर्य और प्रेम की देवी है, और रोजा मुंडा की झील पर खड़े होकर इस नक्षत्र के सामने अपने प्रेम की वफादारी की कस्में लेंगे। This partridge soon shall view in cloudless skies when next he looks through Galileo's eyes, and hence the egregious wizard shall foredom the fate of Luz and the fall of Rome. पार्ट्रिज नाम की ज्योतिषी रात के साफ आसमान में उस समय देखेगा जबकि वह अपनी दूरबीन से आसमान का सर्वेक्षण कर रहा होगा, और आसमान में इस नए नक्षत्र के निरीक्षण के आधार पर यह ज्योतिषी एक पक्के जादूगर की तरह भविष्यवाणी करेगा। वह अपनी भविष्यवाणियों में फ्रांस के लुई 14वें तथा रोम के पोप के दुखद अंत की घोषणा करेगा। Then sees bright nymph to mourn thy ravished hair, which adds new glory to the shining sphere. Not all the traces that fair heads can boast shall draw such envy as the lock you lost. अस्तु हे सुंदर तथा प्रवीण बेलिंडा, रोना धोना बंद करो। बैरन के द्वारा काटे गए अपने बालों की लट के हरण हो जाने पर तुम रोना बंद करो, क्योंकि तुम्हारी लट ने आसमान को एक नए सौंदर्य से सुशोभित किया है। तुम्हारी लट का सौभाग्य अन्य घमंडी और सुंदर औरतों के हृदय में द्वेष की भावना पैदा करेगी, क्योंकि अन्य किसी लट को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है। एक क्षण के लिए सोचो, जब तुम्हारी सुंदर और आकर्षक आंखें मनुष्यों को सभी संभव हत्याएं कर चुकी होंगी और लाखों लोग धराशायी हो चुके होंगे, तो तुम भी एक दिन निश्चित रूप से मरोगी। For after all the murders of your eye, when after millions slain yourself shall die, when those fair suns shall set as set they must, and all those traces shall be laid in dust, this lock the muse shall consecrate to fame, and midst the stars inscribe Belinda's name. आंखें मनुष्य की सभी संभव और लाखों लोग धराशायी हो चुके होंगे, तो तुम भी एक दिन निश्चित रूप से मरोगी, और जब मृत्यु तो आने पर तुम्हारी सूर्य जैसी चमकीली आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी और तुम्हारे सभी बाल कब्र में चले जाएंगे, तो केवल यही लट जिसका बैरन के द्वारा हरण हो गया है और जो आसमान को एक नक्षत्र के रूप में सुंदर बना रही है, कविता की देवी के द्वारा अमर बना दी जाएगी और अनंत पूजा का विषय बनेगी। और नक्षत्र, और ये जो नक्षत्र है आसमान के असंख्य नक्षत्रों के साथ बेलिंडा का नाम अमर कर देगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स एक कॉन्टो 5 कंप्लीट होता है। इस 1 वीडियो में ही कंप्लीट मैंने कर दिया, इवन ये वीडियो लंबा हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और डेफिनेटली यू हैव एंजॉयड दिस ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय किया होगा इस पूरे स्टोरी को, रेप ऑफ द लॉक की स्टोरी को, तो जो कि कॉन्टो 5 कॉन्टोज़ में है पूरी स्टोरी। सो आप वीडियो को पॉज करके रीड करिएगा, और जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे आपको दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो ऑल्सो। थैंक्स।